स्वागत है आप सभी का आज के इस सेशन में क्लास 10th के सामाजिक विज्ञान यानी कि एसएसटी की जो बुक है अर्थशास्त्र वाली। आज से हम लोग अर्थशास्त्र की बुक पढ़ने वाले हैं और अपना टारगेट है 10 दिनों का कि 10 दिनों के अंदर हमें अर्थशास्त्र की इस बुक को ख़त्म करना है। अगर अभी तक आपने अर्थशास्त्र में यानी इकोनॉमिक्स में कुछ भी नहीं पढ़ा है तो टेंशन लेने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है, क्योंकि इस क्लास के अंदर न केवल मैं एनसीईआरटी को डिटेल में एक्सप्लेन करने वाला हूं, बल्कि उसके साथ साथ एनसीईआरटी के अंदर जो एमसीक्यूज क्वेश्चंस दिए गए हैं, जो लॉन्ग क्वेश्चंस दिए गए हैं, हम वो भी डिस्कस करेंगे। और साथ ही साथ हाल फिलहाल के पेपर में जिन पैटर्न्स के बेस पर क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं, खास करके डेटा के बेस पर सारणी दिया रहता है, ग्राफ दिया रहता है इकोनॉमिक्स के अंदर, और उसके बेस पर ना क्वेश्चंस बनाए गए होते हैं। तो उन क्वेश्चंस का भी हम खूब प्रैक्टिस करेंगे इस सेशन के अंदर। तो फिर देर किस बात की, आइए शुरू करते हैं आज के इस सेशन को। अभिवादन स्वीकार करें एमएच रबानी का विद्या दृष्टि के इस मंच से। जो हमारी अर्थशास्त्र की बुक है ना, उस बुक में पहला चैप्टर है विकास। आपको पता होगा टोटल हमें 5 चैप्टर पढ़ने हैं, ठीक है। और एक चैप्टर जो है हम 2 दिनों में कवर करने वाले हैं, ठीक है। रोज सेम टाइम पर हम आपसे मिलेंगे और करीबन 10 दिन के अंदर इस पूरी बुक को हम कवर करने वाले हैं। तो आज हम डिस्कस करेंगे पहले चैप्टर को, और चैप्टर का नाम क्या है, विकास। तो पहले एक बार ना हम आइडिया ले लेते हैं कि इस चैप्टर में बेसिकली हमें पढ़ना क्या क्या है। जो इस चैप्टर के इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं उनकी लिस्ट आप यहाँ पे देख सकते हैं। हमें इसमें आर्थिक विकास को समझना है, राष्ट्रीय विकास को समझना है, देशों की तुलना करनी है, सार्वजनिक सुविधाएं क्या होती है इन्हें जानना है, देशों के वर्गीकरण का मापदंड क्या बताया गया है विश्व बैंक के द्वारा, और विकास के लिए यूएनडीपी का मापदंड क्या है। इसके अलावा मानव विकास रिपोर्ट की बात करेंगे, और धारणीय विकास का कंसेप्ट क्या होता है इसे भी हम समझने वाले हैं। इसके अलावा इस चैप्टर के अंदर ना कुछ शब्द हैं जिनका बार बार इस्तेमाल किया गया है, उन शब्दों के अर्थ को भी हम समझेंगे, और वो शब्द आप यहाँ पे लिस्ट में देख सकते हैं। जैसे प्रति व्यक्ति आय क्या होता है, साक्षरता दर, शिशु मृत्यु दर, उपस्थिति दर, जीवन प्रत्याशा, सकल नामांकन अनुपात, मानव विकास सूचकांक और क्रय शक्ति समता। तो इस चैप्टर के अंदर जहाँ जहाँ इन शब्दों का प्रयोग किया गया है इसका अर्थ भी मैं आपको समझाऊंगा। तो आइए हम आते हैं अपने सबसे पहले टॉपिक पर। हम समझेंगे कि विकास का या आर्थिक विकास का अर्थ क्या होता है। आइए समझते हैं विकास के अर्थ को, कि विकास का अर्थ क्या होता है। देखिए, मैं सिंपली अगर आपको समझाऊं, विकास का ना कोई एक निश्चित अर्थ होता ही नहीं है। अलग अलग लोगों के लिए विकास के मायने अलग अलग होते हैं। ध्यान से सुनिए मैं क्या कह रहा हूँ। जैसे मान लीजिए कि अगर आप एक विद्यार्थी हैं और पिछली क्लास में अगर आपने 85% स्कोर किया था, और इस क्लास में अगर आप 90% स्कोर कर रहे हैं, तो ये आपके लिए विकास हो गया। अगर कोई मजदूर है जिसको पहले 500 रुपये दिहाड़ी मिलती थी, दिहाड़ी मतलब रोज की इनकम होती थी, अगर वो 500 की जगह रोज 600 रुपये कमाने लगे या 700 कमाने लगे, तो उसको लगेगा यही विकास है। यानी विकास का कोई निश्चित अर्थ नहीं हो सकता है, विकास के अलग अलग अर्थ होते हैं अलग अलग लोगों के लिए। तो यही बात यहाँ पे मेंशन किया गया है कि विकास के कई पहलू हैं, ठीक है, और विकास के बारे में अलग अलग धारणाएं हैं। अब विकास के बारे में ये अलग अलग धारणाएं क्या हैं, इसे अगर समझना है तो हमें ना इस तालिका पे फोकस करना होगा। इस तालिका के अंदर बेसिकली दिया क्या गया है, तो समाज के विभिन्न वर्गों के लिए विकास के मायने क्या हैं, या समाज के विभिन्न वर्गों के लिए विकास के लक्ष्य क्या हैं, वो इस सारणी में दिया गया है। तो इस तरफ लेफ्ट हिस्से में यहाँ पे हमें व्यक्तियों की श्रेणी दी गई है, यानी समाज के विभिन्न वर्ग दिए गए हैं, और राइट साइड में हम देखेंगे कि उस वर्ग के क्या लक्ष्य हैं या क्या आकांक्षाएं हैं, या मैं कहूं कि उनके लिए विकास का क्या मतलब है। तो आइए एक एक करके हम हर वर्ग की बात करते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं भूमिहीन ग्रामीण मजदूर। देखिए, भूमिहीन ग्रामीण मजदूर हम कहते किसको हैं, ग्रामीण मजदूर यानी गांव में मजदूरी करने वाला। अब भूमिहीन का मतलब है कि उसके पास अपनी जमीन नहीं है, यानी खेती की अपनी जमीन नहीं है, वो दूसरों की जमीनों पर काम करता है। तो ऐसे लोगों के लिए विकास के लक्ष्य क्या होते हैं, या वो किस तरह की आकांक्षाएं रखते हैं। तो ऐसे लोगों को लगता है ना कि अगर उन्हें काम करने के अधिक दिन मिलने लगे, उन्हें पहले से बेहतर मजदूरी मिलने लगे, या उनके बच्चे जो है ना, जो स्थानीय स्कूल होते हैं जहाँ पर उनके बच्चे पढ़ते हैं, अगर उन स्कूलों में उनके बच्चों को अच्छी शिक्षा मिलने लगी, या समाज के अंदर जो उनके साथ भेदभाव होता है वो भेदभाव न हो, उन्हें भी गांव में नेता बनने का मौका मिल जाए, यानी कि वो भी मुखिया बने, सरपंच बने, तो उनको लगेगा कि उनके लिए क्या है, ये विकास है। इसी तरह समाज के अगर हम दूसरे वर्ग की बात करें, पंजाब के समृद्ध किसानों को ले लेते हैं। देखिए, पंजाब के जो समृद्ध किसान हैं उनके लिए विकास का मायने क्या है, उनके लिए विकास का लक्ष्य क्या है। तो उनको लगता है कि अगर उनकी उपज जो है ना, उस उपज का समर्थन मूल्य ज़्यादा मिले,
समर्थन मूल्य का मतलब क्या होता है? सरकार जो है ना अनाजों की एक ना न्यूनतम कीमत निर्धारित करती है और उसे ही हम कहते हैं समर्थन मूल्य, जिसे आपने सुना भी होगा, इंग्लिश में एमएसपी कहा जाता है, मिनिमम सपोर्ट प्राइस कहा जाता है। तो पंजाब के जो अमीर किसान हैं जिनके पास ना ज़मीन, बहुत बड़े-बड़े ज़मीन के टुकड़े हैं और वो बड़े लेवल पे खेती-बाड़ी करते हैं, उनके लिए विकास का मायने क्या है कि उनकी उपज का जो समर्थन मूल्य है वो ज़्यादा मिले, ठीक है? उन्हें मेहनती और सस्ते मज़दूर मिल जाएँ अपने खेतों में काम करवाने के लिए, उनके बच्चे जो हैं जाकर विदेशों में पढ़ें, वहाँ पर जाके बसें, तो उनके लिए ये क्या है? विकास है। इसी तरह अगर हम बात करें वैसे किसानों की जो खेती के लिए केवल वर्षा पे निर्भर है, तो उनके लिए विकास का मायने क्या है? उनके लिए विकास का मायने है, उनका लक्ष्य होगा कि समय पर बारिश हो जाए, ठीक है? अगर उनका फसल ठीक नहीं होता है तो जो बड़े किसान हैं वो उनकी मदद करें, या फिर अगर उनका फसल बर्बाद हो गया बारिश के अभाव के कारण, तो सरकार जो है उनके कर्ज को क्या कर दे? सरकार उनके कर्ज को माफ़ कर दे। तो इस तरह के लक्ष्य इनके होते हैं। भूस्वामी परिवार की एक ग्रामीण महिला, एक ऐसी ग्रामीण महिला जो भूस्वामी है यानी ज़मीन का मालिकाना हक रखती है, तो ऐसी महिलाओं के लक्ष्य क्या होंगे? उनके लक्ष्य होंगे कि उनके पास ढेर सारा आभूषण हो, अच्छे-अच्छे वस्त्र हों, उनके बच्चे जो हैं अच्छे स्कूलों में पढ़ें, इस तरह का लक्ष्य उसका हो सकता है। शहरी बेरोज़गार युवक की बात कर लें, तो बेरोज़गार है तो उसका पहला ही लक्ष्य ये होगा कि उसे रोज़गार मिल जाए, या सरकार उसे क्या करे? ऋण उपलब्ध कराए, जिस ऋण का प्रयोग करके वो कोई धंधा कर सके, कोई व्यवसाय कर सके, ठीक है? इसी तरह शहर के अमीर परिवार का अगर कोई लड़का है, तो शहर के अमीर परिवार का लड़का क्या चाहेगा? वो चाहेगा कि उसे अच्छे से अच्छे स्कूल में पढ़ने का मौका मिले, वो चाहेगा कि उसे विदेशों में जाके पढ़ने का मौका मिले, विदेशों में नौकरी करने का मौका मिले। इसी तरह शहर के अमीर परिवार की अगर एक लड़की है, तो वो चाहेगी कि जितनी आज़ादी उसके भाइयों को दी गई है, जितनी आज़ादी उसके भाइयों को दी गई है, उतनी ही आज़ादी उसे मिले, उसे भी अपने बारे में निर्णय लेने का अधिकार हो, उसे भी उसके भाइयों की तरह विदेश पढ़ने का मौका मिले। इस तरह की जो लक्ष्य हैं, वो एक शहर के अमीर परिवार की लड़की का होगा। नर्मदा घाटी के अगर हम आदिवासियों की बात करें, तो नर्मदा घाटी के बारे में आगे इसी क्लास में मैं आपको डिटेल में बताऊँगा। फिलहाल समझिए, नर्मदा घाटी जो है ना, एक नर्मदा नदी है और उस नदी के ऊपर ना एक बहुत बड़ा बाँध बनाने की परियोजना है, ठीक है? बहुत बड़ा बाँध बनाने की परियोजना थी और वो परियोजना पूरी भी हुई है। तो उसकी वजह से क्या हुआ है, बहुत बड़ी संख्या में आदिवासियों का वहाँ से विस्थापन हुआ है। तो अब नर्मदा घाटी का जो आदिवासी है वो क्या चाहेगा? वो चाहेगा कि उसके जो पैतृक संपत्ति है उसको उसकी पैतृक संपत्ति को छोड़कर न जाना पड़े, और अगर उसे पैतृक संपत्ति छोड़कर जाना पड़े तो उसके पुनर्वास की अच्छे से व्यवस्था हो। तो इस सारणी से हमें ये बात समझ में आ रही है कि समाज के अलग-अलग वर्गों के लिए विकास का जो लक्ष्य होता है वो अलग-अलग होता है। तो अभी जो सारणी हमने पढ़ी, उस सारणी से हमने क्या समझा? तो हमने समझा कि अलग-अलग लोगों के लिए विकास के लक्ष्य जो होंगे वो क्या होंगे? अलग-अलग होंगे। विकास की योजनाओं का लाभ सबको एक समान नहीं मिलता है। ऐसा भी हो सकता है कि एक के लिए विकास जो है दूसरे के लिए क्या हो जाए? विनाशकारी हो जाए। जैसे आप देखो, मान लो नर्मदा नदी के ऊपर अगर बाँध बनाया जाएगा और बाँध बनाकर बिजली पैदा किया जाएगा तो आस-पास के लोगों को बिजली मिल सकती है। तो ये तो फ़ायदे की बात है। लेकिन उसकी वजह से बहुत सारे लोगों को वहाँ से विस्थापित भी तो होना पड़ेगा। तो ये जो परियोजना है, किसी के लिए विकास है और किसी के लिए क्या हो गया? विनाश हो गया। तो आप इस बात का ख्याल रखें कि जो भी विकास की योजनाएँ होती हैं, नीतियाँ होती हैं, वो सबके लिए फ़ायदेमंद नहीं हो सकती हैं। तो फिर हमें क्या करना पड़ेगा? ठीक है? तो फिर अगर हमें विकास की नीतियों को बनाना है, तो बनाते समय हमें इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि उससे अधिकतम लोगों को लाभ हो, क्योंकि विकास की नीतियों से सबको लाभ तो होगा नहीं, उसमें कुछ लोगों को नुकसान ज़रूर होगा। तो हमें प्रयास क्या करना है कि अधिकतम लोगों को लाभ हो। अब ना हम एक ओवरऑल आइडिया ले सकते हैं कि समाज के विभिन्न वर्गों के लिए विकास का अर्थ क्या है या विकास का लक्ष्य क्या है। तो अगर मैं इसे जनरलाइज करके बताऊं तो समाज के विभिन्न वर्गों के लिए जो मेन लक्ष्य है ना, विकास का जो मेन मायने है, वो है अधिक से अधिक आय अर्जित करना, यानी उनकी इनकम बढ़ जाना। जैसे मान लो कि अगर कोई काम करने वाला है तो वो चाहेगा कि उसे नियमित काम मिले, उसे बेहतर मजदूरी मिले। अगर कोई किसान है तो वो चाहेगा कि उसकी उपज जो है ना, या उसके अन्य जो उत्पाद हैं उनकी अच्छी कीमतें मिले। यानी कहीं न कहीं इंसान क्या चाह रहा है कि उसकी इनकम जो है वो बढ़ जाए। इसी तरह लोग जो हैं वो इच्छा रखते हैं कि उनके साथ बराबरी का व्यवहार किया जाए। स्वतंत्रता, सुरक्षा और दूसरों से आदर की ये लोग इच्छा रखते हैं। महिलाओं की अगर हम खास करके बात कर लें तो महिलाएँ चाहती हैं कि सुरक्षित और संरक्षित वातावरण मिले। तो यहाँ पे एक बात जो है वो ज़रूरी है समझना हमारे लिए, क्या? देखिए, नॉर्मली हम ये समझ लेते हैं कि विकास का मतलब सिर्फ क्या होता है? बेहतर आय।
नहीं, विकास का मतलब सिर्फ बेहतर आय नहीं होता है। विकास के जो लक्ष्य हैं ना, वो केवल बेहतर आय के नहीं होते हैं, बल्कि जीवन में जो अन्य महत्वपूर्ण चीज़ें होती हैं ना, उनके संदर्भ में भी विकास को देखा जाता है। तो जीवन में अन्य महत्वपूर्ण चीज़ें क्या हैं? जैसे समाज में हमारे साथ बराबरी का व्यवहार होना चाहिए, हमारे पास स्वतंत्रता होनी चाहिए, हमें सुरक्षा मिलनी चाहिए, दूसरे लोग हमें क्या करें? आदर करें। अगर महिलाएँ हैं तो उन्हें सुरक्षित और संरक्षित वातावरण मिले। इन सारी चीज़ों को हम विकास में शामिल करते हैं। अब देखिए, अभी तक जो हमने पढ़ा है ना, उसके बेसिस पर हम कुछ क्वेश्चंस जो हैं वो प्रैक्टिस के तौर पर देख लेते हैं कि हमने क्या सीखा। देखिए, पहला सवाल हमारे पास है, कुछ लोग बांधों का क्यों विरोध करते हैं? अब बांध का मतलब क्या होता है? कोई नदी है और उस नदी के ऊपर बांध बनाया गया, उसमें पानी इकट्ठा किया जाएगा और पानी इकट्ठा करके उस पानी से विद्युत पैदा किया जाएगा, यानी इलेक्ट्रिसिटी पैदा किया जाएगा। अब साफ-सी बात है, अगर इलेक्ट्रिसिटी पैदा किया जाएगा तो आस-पास के इलाकों को इलेक्ट्रिसिटी की सप्लाई हो सकती है। बांध में जो हमने पानी इकट्ठा किया है, उस पानी से आसपास के इलाकों की सिंचाई भी हो सकती है, तो इसके तो फायदे भी हैं, लेकिन इसके नुकसान भी तो होंगे। आसपास के इलाके डूब सकते हैं, जिनकी ज़मीनें वहाँ पे बांध के आसपास होगी वो डूब सकता है, उनकी ज़मीनें, उनके फसल बर्बाद हो सकते हैं, उनको अपना घर-बार छोड़ के जाना पड़ सकता है। तो इसी पे ये सवाल बना है कि कुछ लोग बांधों का क्यों विरोध करते हैं? तो ऑप्शन देखिए, पहला है कि उनको बेघर होने का डर बना रहता है। सही बात है। सबसे पहला डर तो यही रहता है कि जिनका वहाँ पे घर-बार है, उन्हें वहाँ से छोड़कर जाना पड़ता है। तो ये तो हमारा सही है। दूसरा, पानी में उनकी खेती योग्य भूमि डूब जाती है। ये बात भी सही है। इससे दूसरे के इससे देश के दूसरे लोगों को लाभ होगा। अब देखिए, देश के दूसरे लोगों को लाभ होगा, ये बात सही है, लेकिन दूसरे को लाभ होगा इस वजह से कोई विरोध क्यों करेगा? इंसान विरोध क्यों करता है? जब उसको नुकसान होगा तो विरोध करेगा। तो यानी ये हमारा आंसर में नहीं जाएगा। अगर हम इसकी बात करें तो देखिए, इनके द्वारा पैदा होने वाली बिजली का दूसरों को लाभ मिलेगा। बात ठीक है कि बांधों से जो बिजली पैदा होगा उसका लाभ दूसरों को मिलेगा, लेकिन दूसरों को लाभ मिलेगा इसलिए कोई इंसान विरोध क्यों करेगा? इंसान विरोध तब करेगा ना जब उसको उससे क्या हो? नुकसान हो। तो इसका मतलब है कि हमारे पास आंसर में कौन सा आंसर जाएगा? ऑप्शन नंबर ए और ऑप्शन नंबर बी जो है वो हमारा यहाँ पे आंसर में जाएगा। दूसरा सवाल है हमारे पास, निम्नलिखित में से कौन सा एक तथ्य सभी के लिए विकास का मुख्य ध्येय या लक्ष्य है? यानी सबके लिए विकास का लक्ष्य है। तो देखिए, स्वतंत्रता, समान सुविधाएं, सुरक्षा और आदर और आय का उच्च स्तर और बेहतर जीवन, ये चारों चीजें विकास के लक्ष्य में तो आती हैं, लेकिन जब हमें ये चुनना हो ना कि सभी के लिए विकास का वो लक्ष्य हो, तो फिर इसमें आंसर क्या होगा? आय का उच्च स्तर और बेहतर जीवन। हर इंसान चाहता है कि उसका जीवन क्या हो जाए? बेहतर हो जाए और उसकी इनकम जो है ज़्यादा हो जाए। तो आंसर यहाँ पे हमारा कौन सा होगा? डी होगा। तीसरा सवाल है, भूमिहीन ग्रामीण मजदूर की क्या आकांक्षाएं होती है? आकांक्षा का मतलब क्या होता है? इच्छा, यानी क्या इच्छाएं होती हैं। तो देखिए, एक भूमिहीन ग्रामीण मजदूर है ना, वो चाहेगा कि उसे काम करने के ज़्यादा दिन मिले, उसे बेहतर मजदूरी मिले। स्थानीय स्कूल, जिन स्कूलों में ना उनके बच्चे पढ़ते हैं, उनमें ना उनके बच्चों को उत्तम शिक्षा यानी अच्छी शिक्षा मिले, उनके साथ कोई सामाजिक भेदभाव ना हो और गांव में भी वे नेता बन सके, यानी मुखिया, सरपंच इत्यादि वो बन सके। तो इस तरह की आकांक्षा जो है एक भूमिहीन ग्रामीण मजदूर रखता है। पंजाब के समृद्ध किसान की क्या आकांक्षाएं होती है? तो जो समृद्ध किसान है वो चाहेगा कि उसकी उपज के लिए ज़्यादा समर्थन मूल्य उसको मिल जाए, उसे मेहनती और सस्ते मजदूर मिल जाएं क्षेत्रीय स्तर पर, उसके बच्चे जो हैं वो विदेशों में शिक्षा प्राप्त कर सकें या वहाँ पे वो बस सकें। तो इस तरह की आकांक्षाएं पंजाब का समृद्ध किसान रखेगा। किसान जो केवल वर्षा पर निर्भर है, उसकी क्या आकांक्षा है? जो केवल वर्षा पे निर्भर है, उसकी क्या आकांक्षा है? तो वो चाहेगा कि ठीक समय पर ना उचित वर्षा हो। जो किसान संपन्न है, अगर इस किसान का फसल जो है ठीक नहीं होता है, तो वो उसे अनाज उपलब्ध करा दें। सूखा अगर पड़ जाता है, तो सरकार जो है उसे सस्ती दरों पर क्या करे? कर्जा उपलब्ध करा दे। छठा प्रश्न क्या है? ग्रामीण महिलाओं की क्या आकांक्षाएं होती हैं? तो ग्रामीण महिलाएं जो हैं वो चाहती हैं कि उनके पास ढेर सारा आभूषण हो, अच्छे-अच्छे वस्त्र हों, उनके बच्चे जो हैं उनको अच्छी शिक्षा मिले, बच्चों का विवाह जो है उनका अच्छे परिवार में हो जाए, इस तरह की आकांक्षाएं रखती हैं। सातवें में एक प्रश्न क्या कहता है कि शहरी बेरोजगारी युवक की क्या आकांक्षाएं होती है? जो शहरी बेरोजगार है ना युवक, उसकी क्या आकांक्षा है? तो शहरी बेरोजगार युवक चाहेगा कि उसे जल्दी से जल्दी नौकरी मिल जाए, बैंक उसे सस्ती दरों पर क्या करे? कर्जा उपलब्ध करा दे ताकि उस कर्ज का उपयोग करके वो कोई व्यवसाय कर सके। विदेशों की भांति उसे भी सामाजिक सुरक्षा मिले। अब यहाँ पे सामाजिक सुरक्षा का मतलब क्या होता है?
देखिए, सामाजिक सुरक्षा का मतलब है कि कई सारे ऐसे देश हैं ना जहाँ पे वो अपने बेरोज़गार युवकों को एक न्यूनतम जीवन बिताने के लिए कुछ बुनियादी ज़रूरतों को पूरा करने के लिए मासिक बेरोज़गारी भत्ता दिया करते हैं। तो उसी तरह की सामाजिक सुरक्षा की उम्मीद जो है शहरी बेरोज़गार युवक करता है। दूसरा सवाल है हमारे पास यहाँ पे कि शहर के एक अमीर परिवार के लड़की की क्या आकांक्षाएँ होती है? तो वो चाहेगी कि उसे अच्छी शिक्षा मिले, आने-जाने के लिए स्कूटर इत्यादि मिल जाए, विदेशों में जाने की सुविधा हो या उसे भी अपने भाइयों की तरह आज़ादी हो, अपने बारे में निर्णय लेने का अधिकार हो, तो इस तरह की आकांक्षा वो रखती है। शहर के एक अमीर परिवार की लड़की की क्या आकांक्षा होगी? तो शहर के जो अमीर परिवार की लड़की है वो चाहेगी कि उसे अपने भाई के जितनी क्या मिले आज़ादी मिले, वह अपने फैसले खुद कर सके, वह भी अपनी पढ़ाई विदेशों में जाकर अपने भाइयों की तरह कर सके। अगला सवाल है नर्मदा घाटी के एक आदिवासी की क्या आकांक्षा होती है? तो नर्मदा घाटी का जो आदिवासी है वो चाहेगा कि उसे उसकी पैतृक भूमि से न हटाया जाए। यदि ऐसा करना आवश्यक भी हो तो पहले क्या किया जाए, उसे दूसरे स्थान पर अच्छी तरह से उसकी पुनर्वास की व्यवस्था हो। यानी उसको उसके पैतृक स्थान से हटाने से पहले उसको सही जगह पर क्या किया जाए, बसाया जाए। तो इस तरह की आकांक्षा जो है एक नर्मदा घाटी का आदिवासी रखेगा। अब आइए हम समझते हैं अर्थव्यवस्था को कि अर्थव्यवस्था क्या होता है। देखिए, अर्थव्यवस्था की अगर हम परिभाषा की बात करें तो अर्थव्यवस्था एक ऐसी व्यवस्था है जिसके अंतर्गत एक व्यक्ति अपनी आजीविका अर्जित करता है। आजीविका का मतलब होता है रोजी-रोटी। यानी एक ऐसी व्यवस्था जिस व्यवस्था में आप अपनी रोजी-रोटी अर्जित करते हैं, उस व्यवस्था को कहा जाता है अर्थव्यवस्था। आर्थिक विकास क्या होता है? तो अर्थव्यवस्था के क्षेत्र में देश की प्रगति को आर्थिक विकास कहते हैं। यानी देश प्रगति करता है, उसी प्रगति को हम क्या कह रहे हैं? आर्थिक विकास कह रहे हैं। अब सवाल हमारे सामने ये आता है कि आर्थिक विकास को मापा कैसे जाए? इसको हम मेजर कैसे करेंगे? तो ध्यान रखिए कि सामान्यतः किसी भी देश के आर्थिक विकास को मापने के लिए 2 पैमाना प्रयोग किया जाता है। एक है राष्ट्रीय आय और दूसरा है प्रति व्यक्ति आय। प्रति व्यक्ति आय को ना औसत आय भी कहते हैं। यानी आर्थिक विकास के माप के लिए हमारे पास कितने मापदंड हैं? 2 मापदंड हैं। पहला क्या है आपका राष्ट्रीय आय और दूसरा क्या है प्रति व्यक्ति आय। आइए इन पॉइंट्स को हम समझते हैं। यदि किसी विशेष देश में वहाँ के लोगों की ना आय क्या है ऊंची है। अब आय ऊंची है इसका मतलब है कि वे अपनी सभी इच्छाओं की क्या कर पाएंगे, पूर्ति कर पाएंगे। तो ऐसे देश को ना हम सामान्यतः कह देते हैं विकसित देश और ऐसे देशों की अर्थव्यवस्था को हम कह देते हैं विकसित अर्थव्यवस्था। आप एग्जाम्पल के तौर पे समझ सकते हैं संयुक्त राज्य अमेरिका, इंग्लैंड, जापान, ये ऐसे देश हैं जिन देशों में लोगों की आय क्या है काफ़ी ऊंची है और वहाँ के लोग अपनी इच्छाओं की पूर्ति आसानी से कर पाते हैं। अगर कोई ऐसा देश है जहाँ के लोगों की ना आय जो है ऊंची नहीं है, उनकी इनकम क्या है कम है और इस वजह से वे अपनी सभी इच्छाओं की पूर्ति नहीं कर सकते हैं, तो ऐसे देश को हम विकासशील देश या ऐसी अर्थव्यवस्था को हम विकासशील अर्थव्यवस्था कहते हैं। ठीक है, और इसका एग्जाम्पल हो गया हमारा भारत, पाकिस्तान, श्रीलंका या हमारे और भी जो पड़ोसी हैं वो, तो वो किस में आते हैं, विकासशील में आते हैं। आप ख्याल रखेंगे कि भारत भी एक विकासशील देश है। तो इन्हें समझने के बाद एक बात अपने को समझ में आ गई कि आर्थिक विकास है क्या आखिर। तो आर्थिक विकास एक मापदंड है जो किसी भी व्यक्ति विशेष की आर्थिक क्षेत्र में प्रगति को प्रकट करता है। यानी आर्थिक क्षेत्र में प्रगति को ही हम क्या कह रहे हैं, आर्थिक विकास कह रहे हैं। अब ये आर्थिक विकास किसी व्यक्ति विशेष के लिए भी हो सकता है और ये देशों के लिए भी हो सकता है। आइए समझते हैं विकसित और विकासशील अर्थव्यवस्था के बीच क्या अंतर है। तो सबसे पहले हम विकसित अर्थव्यवस्था को समझेंगे। इंग्लिश में इसे हम कहते हैं डेवलप्ड इकोनॉमी। क्या बोलते हैं, डेवलप्ड इकोनॉमी। देखिए, जो विकसित देश है ना, यानी वैसे देश जिनकी अर्थव्यवस्था को हम विकसित अर्थव्यवस्था कहते हैं, वहाँ का जो औद्योगिक क्षेत्र होता है ना, वो काफ़ी विस्तृत होता है। यानी वहाँ पे ना बहुत सारे उद्योग होंगे और केवल बहुत सारे उद्योग ही नहीं होंगे, बल्कि उन उद्योगों में आधुनिक तकनीक का प्रयोग किया जाएगा। ठीक है, और ऐसे देशों में वस्तुओं का बहुत अधिक मात्रा में क्या होता है, निर्माण होता है। यहाँ के देशों में पूंजी भी बहुत अधिक होती है और विकसित देशों में जो कारीगर होते हैं ना, काम करने वाले जो लोग होते हैं, वो कुशल होते हैं, शिक्षित होते हैं और उन्हें आधुनिक तकनीक का ना प्रयोग करने भी आता है। और ऐसे देश के लोगों की जो आय होती है वो काफ़ी ऊंची होती है, अधिक होती है और उनका जीवन स्तर भी क्या होता है, अच्छा होता है। तो अगर सामान्यतः किसी भी देश में आपको इस तरह की विशेषताएं देखने को मिलती है तो आप क्या कहेंगे कि वो देश जो है ना विकसित अर्थव्यवस्था है। जैसे अमेरिका है,
यूके, यूके को ना सिंपली हम ब्रिटेन कहते हैं, जर्मनी है, फ्रांस है, जापान है, ये सारे के सारे विकसित अर्थव्यवस्था माने जाते हैं। अब हम समझते हैं विकासशील अर्थव्यवस्था को, और इसे समझते हुए आप थोड़ा तुलना करते रहिएगा। यानी आपने अभी विकसित अर्थव्यवस्था को समझा ना, तो आप कंपेयर करके सोचिएगा कि दोनों में क्या फ़र्क है। देखिए, विकासशील देशों में क्या होता है, कृषि और ग्रामीण क्षेत्र का ना अधिक महत्व होता है, और अभी हमने विकसित देशों में क्या देखा था, उद्योग का ज़्यादा महत्व होता है। तो विकसित देशों में उद्योग ज़्यादा महत्वपूर्ण है और विकासशील देशों में कृषि ज़्यादा महत्वपूर्ण है। विकासशील देश जो होते हैं ना, या विकासशील अर्थव्यवस्था वाले देश, वे काफ़ी पिछड़े होते हैं। इनकी अर्थव्यवस्था भी काफ़ी पिछड़ी होती है। इन देशों का जो औद्योगिक क्षेत्र होता है वो बहुत छोटा होता है और सामान्यतः शहरी क्षेत्र तक सीमित होता है। कहने का मतलब ये है कि उद्योग जो है ना, वो शहरों में देखने को मिलते हैं, ठीक है? इन देशों में आर्थिक क्षेत्र में असमानता पाई जाती है। असमानता का मतलब है कि कोई बहुत अमीर है और कोई बहुत गरीब है। यहाँ पे आपको गरीबी की समस्या देखने को मिलेगी। प्रति व्यक्ति जो आय होगी वो काफ़ी यहाँ पे कम होगी। जनसंख्या ऐसे देशों में लगातार बढ़ती रहती है। बेरोजगारी भी यहाँ पे एक समस्या रहती है। तो अभी जिन भी विशेषताओं की हमने बात करी ना, अगर ऐसी विशेषताएं आपको किसी भी देश में देखने को मिलती है कि वहाँ पे गरीबी ज़्यादा है, प्रति व्यक्ति आय कम है, बेरोजगारी की समस्या है, जनसंख्या बहुत तेजी से बढ़ रहा है, वहाँ पे उद्योग काफ़ी कम है, तो ऐसे देश को आप क्या कहेंगे, विकासशील अर्थव्यवस्था वाला देश कहेंगे, ठीक है? ऐसे देशों में जो बड़े उद्योग होते हैं या आधुनिक तकनीक जो है ना, इनका अभाव होता है। यानी बड़े उद्योग नहीं होते हैं, आधुनिक तकनीकों का प्रयोग करना लोग नहीं जानते हैं, और ऐसे देशों में मानव और प्राकृतिक संसाधनों का भी पूरा तरह से फ़ायदा नहीं उठाया जाता है। तो आई होप आपको ना विकसित और विकासशील अर्थव्यवस्था के बीच का अंतर समझ में आ गया। अब भारत को हम कौन सी कैटेगरी में रख रहे हैं, विकासशील अर्थव्यवस्था। क्यों रख रहे हैं? क्योंकि भारत में गरीबी है, बेरोजगारी है, प्रति व्यक्ति आय भी यहाँ पे कम है, असमानता भी बहुत ज़्यादा है, हमारे यहाँ जनसंख्या भी बहुत तेज़ी से बढ़ रहा है, हमारे यहाँ बहुत बड़े-बड़े उद्योगों की संख्या काफ़ी कम है, आधुनिक तकनीक का प्रयोग हमारे उद्योगों में काफ़ी कम होता है। तो यानी हमारे देश के अंदर वैसी विशेषताएँ देखने को मिल रही है जो विकासशील अर्थव्यवस्था की विशेषता होती है, इसीलिए भारत को हम क्या बोलेंगे, विकासशील अर्थव्यवस्था बोलेंगे। आइए समझते हैं, विभिन्न देशों की तुलना की बात करते हैं कि दुनिया के विभिन्न देशों की तुलना कैसे की जाती है। देखिए, तुलना के लिए जो आधार है ना, वो हमारे पास 2 है। एक है देश की आय, जिसे हम राष्ट्रीय आय कहते हैं। अब राष्ट्रीय आय होता क्या है, हम बहुत तकनीकी तकनीकी भाषा में नहीं जाएंगे, सिंपली आप समझिए। एक देश है ना, एक देश के भीतर जितनी भी वस्तु और सेवाओं का उत्पादन होता है, उससे जो पैसा बनता है ना, उसी को हम क्या कहते हैं, राष्ट्रीय आय कहते हैं। तब तुलना के लिए पहला आधार क्या है, देश की आय, जिसे आप क्या कहोगे, राष्ट्रीय आय कहोगे। दूसरा आधार है हमारे पास प्रति व्यक्ति आय, जिसे हम औसत आय भी कहते हैं। लेकिन अब ध्यान रखिए, देशों की तुलना करने के लिए आय जो है सबसे महत्वपूर्ण विशेषता मानी जाती है। अगर कभी एमसीक्यू में पूछेगा ना कि दुनिया के विभिन्न देशों की तुलना करने के लिए सबसे महत्वपूर्ण विशेषता कौन सी है, तो सबसे महत्वपूर्ण विशेषता जो है वो उस देश की आय है, अर्थात उस देश की राष्ट्रीय आय है। जिन देशों की आय अधिक होती है, उन्हें कम आय वाले देशों से अधिक विकसित समझा जाता है। लेकिन अब यहाँ पे समस्या है। देखिए, ये जो हम देश की आय या राष्ट्रीय आय के आधार पे दुनिया के विभिन्न देशों की तुलना कर रहे हैं ना, ये तुलना के लिए एक उपयुक्त माप नहीं है। इसके पीछे कारण क्या है? तो देखिए, दुनिया के विभिन्न देशों की जनसंख्या जो है वो अलग-अलग है, और कुल आय की तुलना करने से हमें ये ज्ञात नहीं होता है कि प्रति व्यक्ति की आय कितनी है। जैसे मैं आपको ना एक एग्जांपल लेकर यहाँ समझाता हूँ। सपोज कीजिए कि एक देश है ए, ठीक है, और इस देश की कुल इनकम मान लीजिए कि 100 रुपया है, मान लेते हैं कि 100 रुपया है, ठीक है, और इस देश में 100 लोग रहते हैं। लोग कितने रहते हैं, 100, पॉपुलेशन इसकी 100 है। एक दूसरा देश है हमारे पास बी, इस देश की भी कुल इनकम जो है 100 है, और यहाँ पे कितने लोग रहते हैं, तो यहाँ पे 5 लोग रहते हैं। यहाँ की पॉपुलेशन कितनी है, 5 हमने मान लिया। अब आप देखिए, अब इस देश बी की टोटल इनकम 100 है और लोग कितने हैं, 5, तो अगर प्रति व्यक्ति आय निकालिएगा तो कितना आएगा, 20 रुपया प्रति व्यक्ति आएगा। और जो देश ए है, उस देश की कुल इनकम 100 है और लोग कितने हैं, 100, तो प्रति व्यक्ति इनकम कितना आएगा, यहाँ पे 1 रुपया आएगा। तो अब आपको ये दिख रहा था, जब आप राष्ट्रीय आय के आधार पर दो देशों के बीच तुलना करते हो, तो उसमें देखो दिक्कत क्या आएगा, ए की भी राष्ट्रीय आय कितनी है, 100, और बी की भी राष्ट्रीय आय कितनी है, 100। तो आपको तो लगेगा कि दोनों देश क्या हैं, बराबरी के हैं। लेकिन दिक्कत है, क्या दिक्कत है कि जो देश ए है ना, वहाँ के लोगों की प्रति व्यक्ति आय काफ़ी
कम है, लोग वहाँ 1-1 रुपया पे जीवन बिता रहे हैं। लेकिन जो बी है ना, उसकी प्रति व्यक्ति आय कितनी है? 20 रुपया, यानी प्रति व्यक्ति लोग अपने ऊपर 20 रुपया खर्च कर रहे हैं। तो आय जो है वो एक अच्छा माप नहीं है। तो जैसा कि अभी हमने देखा कि विभिन्न देशों की तुलना में जब हम राष्ट्रीय आय का प्रयोग करते हैं तो उसमें दिक्कत ये हो रही थी कि हमें ये पता नहीं चल रहा था कि प्रति व्यक्ति आय कितनी है। ठीक है, तो अब हम क्या प्रयोग करेंगे? विभिन्न देशों की तुलना के लिए औसत आय का प्रयोग करेंगे, अर्थात हम प्रति व्यक्ति आय का प्रयोग करेंगे। तो पहले हम समझ लेते हैं कि औसत आय होता क्या है। देखिए, जब भी हमें औसत आय निकालना होगा तो हम क्या करेंगे? देश की कुल आय को डिवाइड कर देंगे कुल जनसंख्या से, तो इससे हमें औसत आय मिल जाएगा, यानी देश की कुल आय बटे में कुल जनसंख्या। अब यहाँ पे क्या है कि औसत आय जो है वो तुलना के लिए उपयोगी तो है, लेकिन इसमें भी कमी है। इसमें कमी क्या है कि यह असमानता को छुपा देती है, असमानता को छुपा देती है। इससे यह पता नहीं चलता है कि देश की कुल आय लोगों में किस प्रकार वितरित है, यानी लोगों में किस प्रकार बटी हुई है। इस बात को ना हम बहुत अच्छे तरीके से इस टेबल के माध्यम से समझ सकते हैं। आप इस टेबल को देखिए। देखिए, यहाँ पे हमने ना 2 देश लिए हुए हैं, एक देश है क और एक देश है ख। और ये 2007 का डेटा है, खैर कब का डेटा है उससे फ़र्क नहीं पड़ता। और इसमें नागरिकों की माहवार आय है। माहवार आय का मतलब है मंथली इनकम दी गई है। देखिए, अब हम मान के चल रहे हैं कि देश क में भी कितने नागरिक हैं? 5 ही नागरिक हैं, और ख में भी कितने नागरिक हैं? 5 ही नागरिक हैं। अब देश क का जो पहला नागरिक है ना, वो महीने में कितना कमाता है? 9,500 रुपया कमाता है। दूसरा 10,500, तीसरा 9,800, चौथा 10,000 कमाता है, और पांचवा 10,200। तो ये औसत नहीं है, अगर हम इसे कहें ये क्या है? टोटल है। तो टोटल इनकम कितनी हो रही है इनकी, अगर हम जोड़ेंगे ना तो वो टोटल इनकम बनेगी कितनी? 50,000। कितनी बनेगी? 50,000। अब अगर आप इसका औसत निकालें, औसत निकालना मैंने अभी सिखाया कि क्या करना है? कुल आय और कुल जनसंख्या से भाग दे देना है। तो कुल आय हमारा कितना आ रहा है यहाँ पे? 50,000, और जनसंख्या यानी कि केवल 5 ही नागरिक है, तो 5 से हमने भाग दे दिया। तो आप बहुत आसानी से कह सकते हो कि प्रति व्यक्ति आय कितना आएगा? 10,000 आएगा। यानी हमने क्या पता कर लिया कि जो देश क है यहाँ पे इसकी प्रति व्यक्ति आय कितनी आ रही है? 10,000 आ रही है। 10K मतलब 10,000 आ रही है। अब हम बात करते हैं देश ख की। देखिए, देश ख जो है उसका पहला नागरिक 500 कमाता है, दूसरा 500, तीसरा 500, चौथा 500, ठीक है, पांचवा जो है 48,000 कमा रहा है। तो यानी टोटल जो है यह भी कितना कमा रहे हैं? 50,000। तो अगर हम औसत आय निकालेंगे तो इनकी भी औसत आय क्या आनी है? 10,000 ही आनी है। इनकी भी 10,000 आनी है। अब प्रति व्यक्ति आय के मामले में क और ख दोनों बराबर हैं, तो आप तो कहोगे कि दोनों देश क्या हैं? बराबरी के हैं, दोनों में से कोई आगे या पीछे नहीं है। लेकिन दिक्कत है, देखिए क्या हुआ। इसने क्या किया? असमानता को छुपा दिया। आप ध्यान से समझिएगा इस बात को। जो देश क है ना, देश क में आप देखिए, पहले नागरिक की इनकम 9,500 है, दूसरी की 10,500, 9,800, 10,000, 10,200। तो इनके बीच में ना ज़्यादा आर्थिक विषमता नहीं है, कमोबेश ना एक दूसरे के करीब ही इनकम है। लेकिन अगर आप देश ख की देखें तो यहाँ पे अधिकांश लोग क्या हैं? गरीब हैं। ठीक है, और समानता देख लीजिए, 500-500 रुपया कमा रहे हैं, और एक ही व्यक्ति है जो अकेले 48,000 रुपया कमा रहा है। यानी कि यहाँ पे हमें क्या दिख रहा है कि इसने क्या किया? असमानता को छुपा दिया। हमें ये पता नहीं चल रहा है प्रति व्यक्ति आय को देखकर कि इस आय का बंटवारा जो है लोगों के बीच में कैसे हुआ है। ये बात ठीक है कि औसत आय जो है वो देशों की तुलना के लिए एक उपयोगी माध्यम तो है, या उपयोगी मापदंड तो है, लेकिन ये क्या करता है? असमानता को छुपा देता है। अब आइए हम एनसीईआरटी का ना अभ्यास प्रश्न जो है ना आपके बुक में जो दिया गया है उसे डिस्कस करते हैं। एनसीईआरटी का क्वेश्चन नंबर है 3rd, और ये क्वेश्चन क्या कहता है कि मान लीजिए एक देश में कितने परिवार हैं? 4 परिवार हैं, और इन परिवारों को प्रति व्यक्ति आय जो है वो कितनी है? 5,000 रुपया है। यानी कि हमें यहाँ पर क्या दे दिया है? एक्चुअल में हमें यहाँ पर औसत दे दिया है। औसत कितना है? 5,000 है। ठीक है, 5,000 है। ठीक है, अब 3 परिवारों की इनकम जो है ना वो दी गई है। 4,000 है एक की, दूसरे की 7,000 है, और तीसरे की 10,000 है। तो चौथे परिवार की इनकम बताओ क्या है? तो आपको क्या करना चाहिए? औसत निकालने का तरीका क्या है? पहले परिवार की इनकम
प्लस दूसरे परिवार की इनकम प्लस तीसरे परिवार की इनकम प्लस चौथे परिवार की इनकम, चारों को जोड़ के और हमें क्या करना चाहिए, 4 से भाग देना चाहिए। तो आपको यहाँ पे पहला, दूसरा और तीसरे परिवार की इनकम पता है, आपको परिवारों की संख्या पता है, आपको औसत पता है, तो अब बच क्या जाएगा यहाँ पे, चौथे परिवार की इनकम, और वो आप इजीली फाइंड कर सकते हैं। तो आप इसको कैलकुलेट कीजिए और कैलकुलेट करके आप कमेंट बॉक्स में बताइए कि इसका आंसर क्या होगा। अगला प्रश्न जो है ये भी एनसीईआरटी का ही प्रश्न है, क्वेश्चन नंबर 6 है आपके बुक के हिसाब से, ठीक है। सवाल है कि हम औसत का प्रयोग क्यों करते हैं। तो अभी हमने समझा कि दुनिया के विभिन्न देशों के विकास की तुलना करना है तो उसके लिए हम औसत का प्रयोग करते हैं। आगे बोला है इनका प्रयोग करने को क्या कोई सीमाएं हैं। हाँ, सीमाएं हैं। हमने कमी देखा ना कि औसत का प्रयोग करने से क्या होता है, ये असमानता को छुपा देता है। इससे ये पता नहीं चलता है कि देश की जो आय है वो लोगों में किस तरह से बटी हुई है। कह रहे विकास से जुड़े अपने उदाहरण देकर स्पष्ट कीजिए। तो अभी जो पिछली सारणी हमने डिस्कस की है उस सारणी के माध्यम से आप दिखा सकते हैं। अब आइए हम बात करते हैं देशों का वर्गीकरण, दोबारा हम देखते हैं और ये हम देखेंगे किसके अनुसार, विश्व बैंक के अनुसार। यानी विश्व बैंक जो है वो दुनिया के विभिन्न देशों का वर्गीकरण कैसे करता है। तो एक फैक्ट आप ख्याल रखिएगा, एक रिपोर्ट है जिसका नाम है विश्व विकास रिपोर्ट। विश्व विकास रिपोर्ट कौन जारी करता है, तो ये जारी करता है विश्व बैंक। और इस रिपोर्ट के अनुसार देशों के वर्गीकरण का जो मापदंड है ना वो है प्रति व्यक्ति आय। तो ये एमसीक्यू में पूछा गया प्रश्न है बोर्ड के अंदर कि विश्व बैंक के अनुसार देशों के वर्गीकरण का मापदंड क्या है। तो प्रति व्यक्ति आय है, राष्ट्रीय आय है, तो आपको क्या बताना पड़ेगा, प्रति व्यक्ति आय है। विश्व बैंक द्वारा देशों को ना 3 वर्गों में बांटा गया है और ये 2013 के आंकड़ों के अनुसार है। आपके बुक में यही डेटा दिया गया है। अब ये वर्गीकरण क्या है, तो इस वर्गीकरण में पहला है समृद्ध देश। अब समृद्ध देश कौन से हैं, तो विश्व बैंक कहता है कि वह देश जहां पे प्रति व्यक्ति आय जो है ना अमेरिकन डॉलर में 12,736 डॉलर प्रति वर्ष हो या उससे अधिक हो, तो वैसे देशों को क्या माना जाएगा, समृद्ध देश माना जाएगा। अच्छा, ये जो ब्लैक में साइन मैंने यूज किया है ना, ये डॉलर का साइन है। जैसे हमारा रुपया का जो साइन होता है ना, ऐसे कुछ करके रुपया का साइन होता है, तो वैसे ही ये अमेरिकन डॉलर का साइन है। तो समृद्ध देश कौन से देश हैं, तो जिस देश में प्रति व्यक्ति आय कितनी होनी चाहिए, अमेरिकन डॉलर में 12,736 डॉलर प्रति वर्ष होनी चाहिए या इससे अधिक होगा तो वो समृद्ध देश है। और ऐसे देशों को सामान्यतः हम विकसित देश कह दिया करते हैं। विश्व बैंक के अनुसार दूसरा जो वर्गीकरण है, दूसरी कैटेगरी है, वो है निम्न आय वर्ग वाला देश। विश्व बैंक कहता है कि वह देश जहां के लोगों की प्रति व्यक्ति आय जो है अमेरिकन डॉलर में 1045 डॉलर प्रति वर्ष के बराबर हो या उससे कम हो, ऐसे देशों को हम निम्न आय वर्ग वाले देश कहते हैं। और सामान्यतः इन देशों को अल्प विकसित देश या पिछड़ा देश कह दिया जाता है। और तीसरी जो कैटेगरी है ना विश्व बैंक के अनुसार, वो है मध्य आय वर्ग वाले देश। इसके अनुसार ये है कि अगर कोई देश जहां पे लोगों की प्रति व्यक्ति आय अमेरिकन डॉलर 1045 से 12,736 के बीच हो, यानी समृद्ध देश और निम्न आय वर्ग वाले देश के बीच हो, तो ऐसे देशों को मध्य आय वर्ग वाला देश माना जाता है। और सामान्यतः इन देशों को विकासशील देश कह दिया जाता है। इसका मतलब है कि भारत भी क्या है, एक मध्य आय वर्ग वाला देश है। भारत जो है वो एक मध्य आय वर्ग वाला देश है और हमारी जो प्रति व्यक्ति आय है वो अमेरिकन डॉलर में 1570 डॉलर प्रति व्यक्ति प्रति वर्ष है। लेकिन ये आंकड़ा कब का है, 2013 का है। आपके बुक में यही आंकड़ा दिया गया है। तो आपने क्या जाना, विश्व बैंक जो है वो दुनिया के विभिन्न देशों का वर्गीकरण करने के लिए प्रति व्यक्ति आय को मापदंड बनाता है और 3 वर्गों में बांटा गया है। समृद्ध देश जिसे आप विकसित देश कहेंगे, निम्न आय वर्ग वाला देश जिसे आप अल्प विकसित या पिछड़ा देश कहते हैं, और मध्य आय वर्ग वाला देश जिसे हम विकासशील देश कहते हैं। एनसीईआरटी का एक अभ्यास का प्रश्न हम लेते हैं। देखिए ये आपके बुक में प्रश्न संख्या है 4, यानी 4 नंबर का प्रश्न है ये प्रश्न क्या है, कह रहा है विश्व बैंक विभिन्न देशों का वर्गीकरण करने के लिए किस प्रमुख मापदंड का प्रयोग करता है। तो आपके पास जवाब होना चाहिए। अभी हमने डिस्कस किया क्या मापदंड है, प्रति व्यक्ति आय, ठीक है। अब कह रहा है इस मापदंड की अगर कोई सीमा है तो बताओ। तो बता दीजिए, इस मापदंड की सीमा है कि ये क्या करती है, असमानता को छुपा देती है। इससे पता नहीं चलता है कि देश की आय का लोगों में किस तरह से वितरण हुआ है।
आइए समझते हैं एक और इम्पॉर्टेंट टॉपिक को, मानव विकास रिपोर्ट। मानव विकास रिपोर्ट क्या होता है? देखिए, सबसे पहले आपको ना फैक्चुअली याद रखना है कि मानव विकास रिपोर्ट का जारीकर्ता कौन है, यानी मानव विकास रिपोर्ट जारी कौन करता है। तो इसे जारी करता है यूएनडीपी। यूएनडीपी का कभी कभी फुल फॉर्म भी पूछ दिया जाता है, तो याद रखिएगा, यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम, यानी यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम जो है वो मानव विकास रिपोर्ट को जारी करता है। अब मानव विकास रिपोर्ट के तहत जारी क्या किया जाता है, तो इस रिपोर्ट के माध्यम से एक न सूचकांक जारी किया जाता है, जो दुनिया के विभिन्न देशों के विकास का सूचकांक होता है। और इस सूचकांक का नाम क्या है? HDI, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स। हिंदी में इसे हम कहते हैं मानव विकास सूचकांक। अब ध्यान से समझिएगा, जो मानव विकास रिपोर्ट है ना, यह आपसे कभी कभी ये सवाल पूछा जाता है कि दुनिया के विभिन्न देशों के बीच तुलना करने के लिए यूएनडीपी जो है ना, वो किस मापदंड का प्रयोग करता है। तो यूएनडीपी जो है वो मापदंड का प्रयोग करता है एचडीआई का। किसका? एचडीआई का, यानी मानव विकास सूचकांक का। अब मानव विकास सूचकांक जो है ना, वो कई तरह के सूचकों को मिलाकर बनाया गया है। अब इसमें कौन कौन से सूचक शामिल किए गए हैं उससे पहले आप समझिए। देखिए, प्रति व्यक्ति आय। अब ये तो हमने देखा था कि विश्व बैंक ने क्या किया था, प्रति व्यक्ति आय के आधार पे ही देशों का वर्गीकरण किया था। तो प्रति व्यक्ति आय को तो शामिल किया ही गया है। इसके अलावा लोगों के शैक्षणिक स्तर, यानी शिक्षा का क्या स्तर है, लोगों की स्वास्थ्य स्थिति क्या है, लोगों की जीवन प्रत्याशा क्या है, इन फैक्टर्स को भी शामिल किया गया है। यानी मानव विकास सूचकांक के अंदर आर्थिक सूचक भी है और सामाजिक सूचक भी है। सामाजिक सूचक में कौन कौन से सूचक हैं? तो शिक्षा है, स्वास्थ्य है और जीवन प्रत्याशा है। तो इन आर्थिक और सामाजिक सूचकों के आधार पर एक ना कंपोजिट सूचक बनाया जाता है, जिसको हम कहते हैं मानव विकास सूचकांक। तो अब यहाँ पे मैंने क्या लिखा है? विकास का मापदंड। अब ये मैंने क्यों लिखा? देखिए, आपसे एक सवाल पूछा जाता है कि जो यूएनडीपी है ना, ठीक है, उसके अनुसार विकास का मापदंड क्या है। तो विकास के मापदंड के लिए यूएनडीपी जो है ये मुख्यतः इन 4 पैमानों पर चेक करती है कि अगर इन 4 पैमानों पर कोई देश जो है ना अच्छा परफॉर्म कर रहा है, तो फिर वो देश क्या माना जाएगा? विकसित माना जाएगा, या दूसरे देशों की तुलना में बेहतर माना जाएगा। अब एक डेटा मैं आपको यहाँ पे बताता हूँ, आप इसे याद रखेंगे, ठीक है। ये डेटा जो है करेंट का है, 2021-22 का है। 2021-22 का जो मानव विकास सूचकांक जारी हुआ है ना, उस मानव विकास सूचकांक में भारत की जो रैंक है वो 132 है। और टोटल कितने देशों में? 191 देशों में। 191 देशों की सूची में भारत का रैंक 132 है। इससे आप समझ सकते हो कि हम मानव विकास सूचकांक के मामले में काफी पीछे हैं, ठीक है। अब इसी से जुड़ा हुआ एक प्रश्न लेते हैं हम एनसीईआरटी का। ये आपके एनसीईआरटी का अभ्यास प्रश्न है। प्रश्न संख्या है 5वां। विकास मापन का यूएनडीपी का मापदंड किन पहलुओं में विश्व बैंक के मापदंड से अलग है? तो मैंने आपको विश्व बैंक का जो विकास मापने का मापदंड है वो भी पढ़ा दिया, और अभी अभी मैंने आपको यूएनडीपी का जो मापदंड है मैंने वो भी पढ़ा दिया। अगर आपको कन्फ्यूजन हो रहा है तो आप वीडियो को पॉज करके आप इसे एक बार रोक के देख सकते हैं कि विश्व बैंक का जो मापदंड है वो क्या है और यूएनडीपी का मापदंड क्या है। फिर आपको ना इस उत्तर को समझना काफी आसान हो जाएगा। देखिए, विश्व बैंक जो है ना, विश्व बैंक ने विभिन्न देशों के विकास की तुलना करने के लिए केवल आय के मापदंड को ही अधिक महत्व दिया। आय में भी कौन सा? प्रति व्यक्ति आय। परंतु ये मापदंड जो है उचित नहीं है, क्योंकि एक बेहतर जीवन व्यतीत करने के लिए आय के अतिरिक्त कुछ अन्य चीजें भी आवश्यक होती हैं। यूएनडीपी ने जो वर्गीकरण का मापदंड अपनाया है वो कहीं बेहतर माना जाता है। और बेहतर क्यों माना जाता है? क्योंकि इसके द्वारा देशों की तुलना करते समय प्रति व्यक्ति आय के साथ साथ निम्नलिखित पहलुओं को भी शामिल किया जाता है, यानी लोगों के शिक्षा का स्तर क्या है, स्वास्थ्य का स्तर क्या है। प्रति व्यक्ति आय तो शामिल किया ही जा रहा है, इसके अलावा जीवन प्रत्याशा को भी शामिल किया जाता है। तो हम ये कह सकते हैं कि विकास मापने का जो यूएनडीपी का पैमाना है ना, वो विश्व बैंक के पैमाने से कहीं ज़्यादा बेहतर है। एनसीईआरटी का ही एक और प्रश्न है, और ये आपके बुक में प्रश्न नंबर है 1, ठीक है। सामान्यतः किसी देश का विकास किस आधार पर निर्धारित किया जा सकता है? तो देखिए, किसी भी देश का विकास अगर निर्धारित करना है तो उसके लिए कई सारे पैमाने हैं। ऑप्शन है प्रति व्यक्ति आय, साक्षरता, स्वास्थ्य। बिल्कुल, तीनों क्या है? तीनों सही है। तो इसमें हमारा आंसर क्या जाएगा? उपरोक्त सभी। अब आपकी बुक में ना कुछ शब्दों का इस्तेमाल किया गया है, उन शब्दों का हम अर्थ समझते हैं। एक शब्द है शिशु मृत्यु दर। अब शिशु मृत्यु दर क्या होता है? तो देखिए, एक वर्ष में 1000 बच्चे जो पैदा हुए ना, उनमें
1000 पैदा हुए बच्चे में जीवित बच्चों की संख्या जो कि 1 वर्ष की आयु से पहले मर जाएं, यानी टोटल 1000 बच्चे पैदा हुए और 1 वर्ष की आयु पूरा करने से पहले जितने बच्चे मर जाते हैं, वह अनुपात जो होता है वो शिशु मृत्यु दर होता है। जैसे मान लो कि अगर किसी देश के अंदर 1 साल में अगर मान लो 1 ही हज़ार बच्चे पैदा हुए, ठीक है, और उसमें से अगर 50 बच्चे मर जा रहे हैं, तो ये जो 50 है ना, ये क्या कहलाएगा? शिशु मृत्यु दर कहलाएगा। साक्षरता दर क्या होता है? तो साक्षरता दर 7 वर्ष और उससे अधिक आयु के लोगों में साक्षर जनसंख्या का अनुपात बताता है। इसी तरह एक और शब्द आपके बुक में इस्तेमाल किया गया है, निवल उपस्थिति अनुपात। देखिए, निवल उपस्थिति अनुपात 14 तथा 15 वर्ष की आयु के स्कूल जाने वाले कुल बच्चों का उस आयु वर्ग के कुल बच्चों के प्रतिशत को बताता है। यानी 14 और 15 वर्ष के आयु वाले टोटल बच्चे कितने हैं और उनमें से कितने बच्चे जो हैं स्कूल जा रहे हैं। और यहाँ पे अगर मैं क्लासेज की बात करूँ तो ये क्लास 9th और 10th की बात हो रही है, क्योंकि 14 और 15 साल में बच्चे कहाँ होते हैं? क्लास 9th और 10th में होते हैं। यानी टोटल 14 और 15 साल के बच्चे हैं कितने और उनमें से कितने बच्चे स्कूल जाते हैं, इस अनुपात को कौन बताता है? निवल उपस्थिति अनुपात बताता है। अब आपके एनसीईआरटी का एक और हम सवाल ले रहे हैं, ठीक है, और ये सवाल जो है आप यहाँ देख सकते हैं, ये क्वेश्चन नंबर है 7। कहता है कि प्रति व्यक्ति आय कम होने पर भी केरल का मानव विकास क्रमांक महाराष्ट्र से ऊंचा है। यानी केरल का जो प्रति व्यक्ति आय जो है वो कम है, ठीक है, और फिर भी वो क्या है? महाराष्ट्र से क्या है? ज़्यादा है। इसलिए प्रति व्यक्ति आय एक उपयोगी मापदंड बिल्कुल नहीं है और राज्यों की तुलना के लिए इसका उपयोग नहीं करना चाहिए। क्या आप सहमत हैं? तो देखो, पहले ना आप इस टेबल को ध्यान से समझो। यहाँ पे 3 राज्यों की बात हुई है, महाराष्ट्र, केरल और बिहार, और दिया गया है प्रति व्यक्ति आय। महाराष्ट्र में प्रति व्यक्ति आय लोगों की जो है वो कितनी है? 1,17,091। केरल में कितनी है? 1,03,820 और बिहार में कितनी है? 31,199। यानी प्रति व्यक्ति आय के मामले में सबसे ज़्यादा प्रति व्यक्ति आय किसकी है? महाराष्ट्र की है। केरल इस मामले में क्या है? पीछे है। लेकिन आप अगले टेबल को देखिए, यहाँ पे इस टेबल में उन्हीं तीनों राज्यों की बात की गई है और यहाँ पे शिशु मृत्यु दर लिया गया है, साक्षरता दर लिया गया है और निवल उपस्थिति अनुपात लिया गया है। शिशु मृत्यु दर के मामले में देखिए, केरल जो है सबसे अच्छा परफॉर्म कर रहा है। केरल सबसे अच्छा परफॉर्म कर रहा है। कितना? प्रति 1012 बच्चे यहाँ पे डेथ होते हैं, लेकिन महाराष्ट्र में ज़्यादा है, बिहार में उससे भी ज़्यादा है। साक्षरता दर की बात करें, केरल जो है साक्षरता दर में भी सबसे अच्छा है, 94% साक्षरता दर है 2011 के आंकड़ों के अनुसार। निवल उपस्थिति अनुपात की बात करें, इसमें भी केरल क्या है? बेहतर है। तो पिछले डेटा में हमने देखा था कि प्रति व्यक्ति आय के मामले में महाराष्ट्र आगे है, लेकिन अभी हम क्या देख रहे हैं कि शिशु मृत्यु दर की बात करें, साक्षरता दर की बात करें, निवल उपस्थिति अनुपात की बात करें, यानी अगर ओवरऑल मानव विकास सूचकांक की बात करेंगे तो महाराष्ट्र की तुलना में कौन बेहतर परफॉर्म कर रहा है? केरल परफॉर्म कर रहा है। तो अब सवाल हमसे ये पूछा गया था कि क्या राज्यों का आपस में तुलना करने के लिए हमें प्रति व्यक्ति आय को आधार बनाना चाहिए या फिर हमें मानव विकास क्रमांक को? तो साफ दिख रहा है कि मानव विकास क्रमांक को हमें आधार बनाना चाहिए, ठीक है। अब इस टेबल से जुड़े हुए ना कुछ और प्रश्न मैंने खुद बनाए हुए हैं। मतलब ऐसे प्रश्न ना आपके पेपर में आते हैं कि आपको ना एक टेबल दे दिया जाता है और उसी टेबल के बेस पर ना कुछ प्रश्न पूछे जाते हैं। जैसे इसी टेबल के बेस पर आपको जवाब देना है कि किस राज्य की प्रति व्यक्ति आय जो है सबसे अधिक है। तो अभी जो टेबल हमने देखा था उसमें क्या था? महाराष्ट्र की आय, प्रति व्यक्ति आय सबसे अधिक थी। दूसरा सवाल है, किस राज्य की शिशु मृत्यु दर सबसे कम है? तो आप यहाँ देखकर बता सकते हैं सबसे कम शिशु मृत्यु दर किसकी है? केरल की है। अगला सवाल है, किस राज्य में साक्षरता दर सबसे कम है? तो साक्षरता दर सबसे कम किसका है? बिहार का है। मात्र 62% लोग जो हैं वहां पे साक्षर हैं और सबसे ज्यादा किसका है? केरल का है। ये भी प्रश्न आपका एनसीईआरटी का ही है। आपके बुक में ये प्रश्न संख्या जो है 12 है। कह रहे तालिका 1.6 में दी गई प्रत्येक मद के लिए ज्ञात कीजिए कि कौन सा देश सबसे ऊपर है और कौन सा सबसे नीचे है। तो देखिए यहाँ पे हमारे पास प्रत्येक मद क्या है? तो एक तो हमें दिया गया है प्रति व्यक्ति आय, जन्म के समय यहाँ पे संभावित आयु, साक्षरता दर दिया गया है और मानव विकास सूचकांक दिया गया है। तो आप बहुत आसानी से बता सकते हैं प्रति व्यक्ति आय के मामले में अगर आप देखें तो सबसे ज़्यादा प्रति व्यक्ति आय किसकी है? तो वो है श्रीलंका की, 9,779 रुपया, ठीक है। और भारत की क्या है? कम है। अच्छा, ये रुपया में नहीं है, डॉलर में है, ठीक है। जन्म के समय संभावित आयु की बात करें, इस मामले में भी सबसे बेहतर कौन परफॉर्म कर रहा है? श्रीलंका परफॉर्म कर रहा है।
साक्षरता दर की बात करें, इस मामले में भी कौन परफॉर्म कर रहा है? श्रीलंका कर रहा है। मानव विकास सूचकांक की बात करें तो इस मामले में भी सबसे बेहतर परफॉर्म कर रहा है, श्रीलंका कर रहा है। देखिए, मानव विकास सूचकांक में जितना कम रैंक होता है उतना आप बेहतर परफॉर्म करते हैं, क्योंकि रैंकिंग कैसे बनती है? 1 2 3 4 5, यानी अगर किसी देश का रैंक 1 है यानी वो सबसे बेहतर परफॉर्म कर रहा है। तो आप यहाँ पे क्या नोटिस कर रहे हैं कि मानव विकास के मामले में भी कौन बेहतर परफॉर्म कर रहा है? श्रीलंका। तो अभी एक सवाल ना अक्सर पूछा जाता है कि हमारे पड़ोसी देशों में ऐसा कौन सा देश है जो मानव विकास के मामले में या फिर प्रति व्यक्ति आय के मामले में हमसे बेहतर है? तो वो कौन है? श्रीलंका। तो इस तरह से आप तुलना करके बता सकते हैं, ठीक है। एक और प्रश्न लेते हैं, ये प्रश्न भी आपके एनसीईआरटी का ही है। प्रश्न संख्या है ये सेकंड, निम्नलिखित पड़ोसी देशों में से मानव विकास के लिहाज से किस देश की स्थिति भारत से बेहतर है? तो अभी आप टेबल के माध्यम से ही बता सकते हैं कि हमने देखा था कि मानव विकास के मामले में श्रीलंका जो है वो हमसे बेहतर है, तो इसका उत्तर क्या होगा? श्रीलंका होगा, ठीक है। तो आज की क्लास में हमने जो कुछ भी डिस्कस किया है, अगर इसमें कोई भी ऐसा टॉपिक है जो आपको समझने में दिक्कत आ रही है या कोई कन्फ्यूज़न है, आप थोड़ा क्लैरिटी चाहते हैं, तो आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। उसको क्लियर करने का प्रयास मैं अगले वीडियो में करूंगा। तो कल हम मिलेंगे तो इस चैप्टर को हम ख़त्म करेंगे। जैसा कि मैंने आपसे बोला हुआ है कि केवल 10 दिनों के अंदर पूरे इकोनॉमिक्स को हम ख़त्म करने वाले हैं और साथ ही साथ हम लोग क्वेश्चंस भी देखने वाले हैं। तो मिलते हैं अगले सेशन में, तब तक के लिए आप पढ़ते रहिए, व्यस्त रहें और मस्त रहें।